तो आज की इस क्लास में जॉन गाल्सवर्दी से जो रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसमें आपको जॉन गाल्सवर्दी का इंट्रोडक्शन मिलेगा। जॉन गाल्सवर्दी के जो क्रिटिकल व्यूज़ हैं उनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनके वर्क से रिलेटेड, इनके अचीवमेंट से रिलेटेड वो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। यानी कि जो नोट्स के हमारे क्वेश्चंस हैं, आज मैं आपको पूरे नोट्स के क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नोट्स आपके पास होंगे ही, तो आप ध्यान से देखते हुए चलना, समझते हुए चलना, और जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर मैं स्पेशल फोकस करता हुआ चलूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जॉन गाल्सवर्दी की बर्थ की बात करें तो इनका बर्थ कब हुआ? 14 अगस्त 1867 में किंगस्टन अपॉन टेम्स, सूरी, इंग्लैंड में इनका बर्थ हुआ। इनकी डेथ की बात करें तो जॉन गाल्सवर्दी की जो डेथ थी वो 31 जैन 1933 में एट द एज ऑफ 65 लंदन में इनकी डेथ हो गई। इनके फादर जॉन गाल्सवर्दी, जो कि एक सॉलिसिटर, एक लॉयर कहे जाते हैं, इनकी मदर ब्लैंस बेली थी। एजुकेशन की बात करें तो हैरो और न्यू कॉलेज से इनकी एजुकेशन हुई। ऑक्यूपेशन की बात करें तो 20th सेंचुरी इंग्लिश पोइट, नॉवलिस्ट, प्ले राइट ये रहे, और इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ और नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, ये दो बड़े अचीवमेंट्स इनकी लाइफ में रहे जिनसे इनको नवाजा गया। 1895 में इनका अफेयर चला एडा नेम्सिस पियर्सन से। इसकी भी विशेष चर्चा इसलिए हुई क्योंकि जो एडा थी ना, ये इनके भाई की पत्नी थी। इनका जो कजिन था उसकी वाइफ थी, उससे इनका अफेयर चला और दे गॉट मैरिड ऑल्सो। और इन्होंने जो अपने करियर की स्टार्टिंग की वो कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज से की, जिसका टाइटल था फ्रॉम द फोर विंड्स, जो कि इनके पेन नेम जॉनसन जॉन के नाम से पब्लिश हुई। अब ये जॉनसन जॉन एग्जाम में पूछ ले जाता है, भाई ये जॉनसन जॉन है क्या, किसको जॉनसन जॉन कहा जा रहा है? तो जॉनसन जॉन की बात करें तो जॉन सन ऑफ जॉन। जॉनसन जॉन का मतलब क्या है? जॉन सन ऑफ जॉन। और ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है कि विच वर्क्स गाल्सवर्दी कॉल्ड या नेम्ड एज माई फर्स्ट सिन। वो कौन सा वर्क था जिसको जॉन गाल्सवर्दी ने माई फर्स्ट सिन कहकर पुकारा, और क्यों कहा इस पर भी डिस्कस करेंगे कि क्यों कहा। सबसे पहले तो इन्होंने माई फर्स्ट सिन इसको कहकर पुकारा। सिन मतलब एक पाप होता है, एक गलती होती है, बहुत बड़ी गलती, ब्लेंडर जो होता है वो सिन है एक तरह से। तो यहाँ पर उन्होंने इसको अपनी सबसे बड़ा फेलियर कहा था। क्यों? क्योंकि इनको सक्सेस नहीं मिली थी इससे, और जब इनिशियल स्टेज पर इनको सक्सेस नहीं मिली तो दैट्स वाई ही कॉल्ड इट माई फर्स्ट सिन। इनके बहुत से नॉवेल्स जो थे इनके सोडोनियम नेम जॉनसन जॉन के नाम से पब्लिश हुए। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं डेप्थ में। जॉन गाल्सवर्दी वॉज बोर्न ऑन 14 अगस्त 1867 इन किंगस्टन हिल इन अ वेल्दी फैमिली। इनका बर्थ एक वेल्दी परिवार में हुआ था, ठीक है ना, वेल्दी फैमिली में हुआ था। इनके जो एंसेस्टर्स थे वो डेवनशायर से आए थे। कहाँ से आए थे? डेवनशायर से आए थे। और परिवार का शिपिंग का बिजनेस था, बहुत अच्छा इनका बिजनेस था, और यही कारण था कि इनको ये कहा जाता है अ राइटर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, एक ऐसा लेखक जो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ, यानी कि विद फुल ऑफ कंफर्ट्स के साथ वो पैदा हुए। जितने भी जो सुख सुविधाएं जो मिलनी चाहिए एक उच्च परिवार में वो इनको प्राप्त हुई। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बॉर्न विद सिल्वर स्पून कहा जाता है। क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें पूछ लिया जाएगा कि भाई किसके लिए कहा जाता है, तो ये जॉन गाल्सवर्दी के लिए कहा जाता है, ठीक है ना। मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं मतलब इंग्लिश में रीड नहीं करूँगा, उसको आप बाद में नोट्स में देख लेना। मैं डायरेक्ट बोलता चला हूँ ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा ना लगे, और क्योंकि टॉपिक बड़ा है, नोट्स के जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारे हैं, तो वो इजीली आज डिस्कस हो जाए, तो हमारी कोशिश यही रहेगी। जॉन गाल्सवर्दी जो थे वो एल्डेस्ट सन थे अपने पेरेंट्स के। इन्होंने अपनी एजुकेशन घर पर ही
ट्यूटर्स के अंडर में स्टार्ट की थी, ठीक है ना। जो ट्यूटर्स थे वो इनको पढ़ाने आया करते थे और फिर इनको एडमिट कराया गया प्रिपरेटरी स्कूल बॉरमाउथ में। इन्होंने एडमिशन लिया और कब लिया था? एट द एज ऑफ 9। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस एज में लिया भाई? एट द एज ऑफ 9। फिर इसके बाद ये हैरो चले गए और ये भी कहा जाता है किस खिलाड़ी को, किस राइटर को एक एथलीट के रूप में भी देखा जाता है, उन्होंने एथलीट के रूप में भी काम किया, तो वो जॉन गाल्सवर्दी थे। इसके बाद हैरो से पास आउट करने के बाद गाल्सवर्दी ने न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में एडमिशन ले लिया और फिर इसके बाद इन्होंने वहाँ से जो थी लॉ की डिग्री ली और फिर इनको बार में बुलाया गया, लेकिन इनका जो मन था ना वो उस चीज़ में लगता नहीं था और इनको अपने फादर के बिजनेस के चक्कर में भी बहुत ट्रैवल करना पड़ता था, बहुत जगह जाना पड़ता था। और इन वॉयजेस में जो इन्होंने समुद्री यात्राएं की, इनकी मुलाकात जोसेफ कॉर्नेट से हुई। जोसेफ कॉर्नेट आप जानते होंगे, जिनका हार्ट ऑफ डार्कनेस बहुत अच्छा एक उपन्यास है, उनसे इनकी मुलाकात हुई और ये जो मीटिंग थी ये इनकी दोस्ती में बदल गई। मतलब ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो गए। लेकिन जो जोसेफ कॉर्नेट थे दोस्तों, उनको कभी भी जॉन गाल्सवर्दी में एक स्पार्क नज़र नहीं आई। मतलब स्पार्क किस चीज़ की? एज अ राइटर, एक लेखक के रूप में एक स्पार्क नज़र नहीं आई। लेकिन जॉन गाल्सवर्दी के अंदर एक डेडिकेशन था, जॉन गाल्सवर्दी के अंदर एक लगन थी और कहते हैं ना कि जब बुलंद इरादे हों तो कामयाबी तो आपको आपके पास आकर रहेगी। तो वो व्यक्ति जो सपने देखता है और सपने देखकर उनको पूरा भी करता है। अगर जो ये चाहते गाल्सवर्दी ये कुछ ना करते, बैठ के आराम से खाते, घर में इतना पैसा था, अपने व्यापार में लग जाते और भी कुछ नहीं तो, लेकिन इन्होंने सोचा मुझे कुछ हटकर करना है और मुझे अपना अलग नाम करना है, एक अलग अचीवमेंट पाना है, और वो इन्होंने किया। तो वैसे ही मैं आपसे कहूँगा कि जो भी आप के मन में है, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, उसके लिए दिन रात एक कर दीजिए और आप ये चीज़ तो अपने दिमाग से निकाल ही दीजिए कि अगर जो आपके पास पैसा है कि भाई मुझे नहीं करना ऐसा, ये चीज़ नहीं करनी, वो चीज़ नहीं करनी, नहीं, अपना खुद का वजूद होना चाहिए। पेरेंट्स पर है अच्छी बात है, लेकिन खुद का जिसका वजूद होता है उसके अलग बुलंद इरादे होते हैं। तो इनकी मुलाकात जोसेफ कॉनरेड से हुई, जो कि बाद में इनके दोस्त भी बन गए, बहुत अच्छे दोस्त बने। और जॉन गाल्सवर्दी जो थे अपनी खुद के एन्जॉयमेंट के लिए उन्होंने स्टोरीज वगैरह लिखनी चालू करी। फिर इसके बाद फ्रॉम 1897 से 1901 तक गाल्सवर्दी ने 4 वर्क्स पब्लिश किए। और ये जो 4 वर्क्स आए, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस नाम से पब्लिश किए थे अपने इनिशियल वर्क्स, तो आपका आंसर होगा जॉन सिन जॉन। जॉन सिन जॉन, जॉन सिन जॉन की बात करें तो यानी कि जॉन सन ऑफ जॉन, जॉन सन ऑफ जॉन के नाम से इन्होंने पब्लिश किए जो अपने ये वर्क थे। और इसके साथ साथ ये जो वर्क्स इन्होंने पब्लिश किए, ये भी पूछा जाता है भाई किस पब्लिशर से इन्होंने पब्लिश कराया या फिर कैसे पब्लिश हुए इनके वर्क, तो क्या वो रिकमेंडेड थे, कैसे थे, तो आपका आंसर होगा ये इन्होंने अपनी कोस्ट पर, ऑन कोस्ट। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कैसे वो पब्लिश हुए, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑन कोस्ट पर। ऑन कोस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है? ऑन कोस्ट का मतलब होता है दोस्तों सेल्फ पब्लिशिंग से, सेल्फ पब्लिश करना। सेल्फ पब्लिश करना आप जानते होंगे कि सेल्फ पब्लिश करना क्या होता है। सेल्फ पब्लिश करना ये होता है कि आपने कोई बुक लिखी, आपको कोई, आपने उसको कई पब्लिशर्स को दिखाई, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दी, क्योंकि जो है ना पब्लिशर्स भी क्या करते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते भाई, उनको छापनी पड़ती हैं, कॉपीज़ बनानी पड़ती हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट भी कराते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है, एडवर्टीजमेंट भी होता है, सब कुछ होता है। तो अब इस चीज़ का इतना बड़ा रिस्क पब्लिशर्स नहीं उठाना चाहता न्यू राइटर्स को लेकर। जनरली ऐसा होता है कोई खास स्क्रिप्ट पसंद आ गई तो भाई कर भी देते हैं बहुत से पब्लिशर्स, लेकिन अधिकतर में ये देखा जाता है कि इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते। और उस रिस्क से बचने के लिए पब्लिशर्स ने एक और तरीका निकाल दिया सेल्फ पब्लिशिंग का।
इसमें क्या है, इसमें रिस्क राइटर का है जो भी है भाई, जितनी कॉपी छपवानी है, जैसे छपवाना है, जितना ऐड कराना है, वो हर तरह के पैकेज अब दे देते हैं और हर कोई राइटर बन सकता है ना। वो प्रूफ रीडिंग करते, प्रूफ रीडिंग भी आपसे कह दी जाती है, आप ही किसी से करा लो या आप ही खुद कर लो। आप खुद करते हैं, अपने बिहाफ पे निकालते हैं बुक्स, तो उसको सेल्फ पब्लिशिंग बोला जाता है, पुराने समय से चला आ रहा है। तो जॉन गाल्सवर्दी ने भी अपनी खुद की कोस्ट पर ये बुक पब्लिश कराई, अपनी स्टोरीज जो थी पब्लिश कराई। और इसके बाद पहले शॉर्ट स्टोरीज आई एंड फ्रॉम द फोर विंड्स के नाम से, फिर जॉसलिन इनका पब्लिश हुआ जो कि इनका फुल नॉवल माना जाता है। और फिर विला रूबिन 1900 में आया, फिर मैन ऑफ डेवन 1901 में आया। और फिर इसके बाद जो जॉन गाल्सवर्दी के फादर थे 1904 में उनकी मृत्यु हो गई। अब ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए और फादर का जितना भी प्रॉपर्टी था, जितना पैसा था, सब कुछ इनका हो गया। अब लेकिन इनको लगने लगा कि ये लॉ के काम में रहना, इन चीज़ों में रहना इनके लिए फिट नहीं है, इसलिए इन्होंने अपना लीगल करियर ड्रॉप कर दिया और अपना जो अब ये पूरा समय था ये किस में लगाने लगे, ये पूरा समय इनका राइटिंग में जाने लगा। अब 1904 में गाल्सवर्दी ने अपना फर्स्ट नॉवल जो इनके खुद के नाम पर आया, अभी हमने फुल लेंथ नॉवल की बात करी, अब हम बात करें इनके फर्स्ट नॉवल जो इनके खुद के नाम पर आया, उसका टाइटल क्या था, द आइलैंड फेरिसेस टाइटल था, जो कि एक अनयूजुअल यंग मैन रिचार्ड शेल्टन की कहानी है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गाल्सवर्दी ने अपने इस वर्क को अपना सबसे इंपॉर्टेंट वर्क माना। हम बात फेमस की नहीं कर रहे, पॉपुलैरिटी की बात करें तो जस्टिस और सिल्वर वॉक्स ऑब्वियसली इनके पॉपुलर वर्क्स में से माने जाते हैं, लेकिन बात कर रहे हैं कि इनको कौन सा अपना इंपॉर्टेंट लगा, खुद अपना महत्वपूर्ण वर्क जॉन गाल्सवर्दी को कौन सा लगा। तो आपका आंसर क्या होगा, द आइलैंड फेरिसेस, ठीक है ना। ये इनको अपना बहुत स्पेशल वर्क लगा, द आइलैंड फेरिसेस इनको बहुत अच्छा वर्क लगा। और जॉन गाल्सवर्दी ने इस बुक को वन ऑफ हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स के रूप में काउंट किया। 2 साल बाद 1906 में गाल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले सिल्वर बॉक्स पब्लिश हुआ, जो कि जस्टिस के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को दिखाता है और जो कि अलग अलग डिफरेंट क्लासेस में रहने वाले लोग होते हैं और वो किस प्रकार से एक रिच के द्वारा, मतलब उनको एक तरह से ठगा जाता है। तो ये इसमें हमें देखने को मिला सिल्वर बॉक्स में। इसके बाद 1906 में इनका मैन ऑफ प्रॉपर्टी आया, जो कि आगे चलकर इनके फेमस ट्रिलॉजी द फोरसाइट सागा का भी पार्ट रहा। और इसमें इन्होंने रिप्रेजेंट किया स्केचिंग अटैक जो होता है अपर मिडिल क्लास फैमिली को लेकर, जिसको वो खुद बिलोंग करते थे, उसको इन्होंने इसमें रिप्रेजेंट किया। फिर उसके बाद बहुत सारे उपन्यास ये लिखते रहे, शॉर्ट स्टोरीज लिखते रहे, प्लेज लिखते रहे और ये एक फेमस नॉवलिस्ट के रूप में ये खुद को अभी स्टैंड नहीं कर पाए। और स्ट्राइफ के बाद एक प्लेराइट के रूप में इनको मतलब थोड़ी सी सफलता मिली और इनका मोस्ट सक्सेसफुल प्ले जो था स्ट्राइफ वो माना गया, जो कि कन्फ्रंटेशन है। किस चीज़ का कन्फ्रंटेशन, किसका है, लेबर और कैपिटल का है। इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है, अपोजिट कॉन्ट्राडिक्शन दिखाया गया है लेबर और कैपिटल क्लास को लेकर। और सबसे बड़ी बात ये है, रोचक किस्सा ये आता है कि स्ट्राइफ को बहुत से थिएटर मैनेजर्स जो थे उन्होंने प्ले करने से मना कर दिया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कि कौन सा प्ले था इनका जिनको थिएटर्स कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया था, भाई नहीं ये अच्छा प्ले नहीं है,
हम इसको प्ले नहीं कर पाएंगे। लेकिन मार्च 1909 में ड्यूक ऑफ यॉर्क्स थिएटर में इसको बहुत अच्छे रिव्यू मिले और फिर धीरे धीरे सभी थिएटर्स में ये जो प्ले था ये खुलने लगा और बहुत पॉपुलर हो गया। और इस प्ले को जो टेलीविज़न प्रोडक्शंस होते हैं उनके लिए भी इसको अडेप्ट किया गया। अब इनके ड्रामास के थ्रू गैल्सवर्दी ने ट्राई किया, बहुत से अलग अलग सोशल ग्रीवेंसेस को इन्होंने दर्शाया। इनका नेक्स्ट प्ले आया जस्टिस, जो कि पार्ट ऑफ कैंपेन था। किस चीज़ के लिए? टू रिफॉर्म प्रिजन्स, प्रिजन को रिफॉर्म करने के लिए। और इसमें जो कैदियों की लाइफ होती है, जो जेल के अंदर का जीवन होता है, एक रियलिस्टिक पिक्चर जो होती है उसको रिप्रेजेंट किया गया। इसको प्रिजन रिफॉर्म के रूप में भी देखा गया। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो जॉन गैल्सवर्दी थे, उन्होंने कोशिश की मिलिट्री सर्विस को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन रिफ्यूज़ कर दिया गया। तो इन्होंने एक हॉस्पिटल को ज्वाइन किया फ्रांस में, क्योंकि इनका पर्पस था सर्व करना, सर्व द नेशन, की नेशन की सेवा की जाए, चाहे वो मिलिट्री में रहकर की जाए, चाहे वो हॉस्पिटल में रहकर की जाए, कुल मिलाकर वो सेवा करना चाहते थे। और इसके साथ साथ इन्होंने राइटिंग करना भी चालू रखा। 1917 में इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई। क्वेश्चन आ जाता है भाई कि इनको नाइटहुड की उपाधि कब मिली? 1917 में इनको ऑफर किया गया। किस चीज़ के लिए? नाइटहुड की उपाधि के लिए। और किसके द्वारा किया गया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा किया गया। तो आपका आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर डेविड लॉयड जॉर्ज। उस समय के ये पीएम थे जिनका नाम था डेविड लॉयड जॉर्ज। डेविड लॉयड जॉर्ज, इनके द्वारा इनको ऑफर किया गया था। लेकिन इनका मानना था कि जो राइटर का रिवॉर्ड है वो केवल राइटिंग से आना चाहिए, इसलिए इन्होंने इसको रिफ्यूज़ कर दिया। इनके जो प्लेस थे वो एड्रेसेस मतलब होते रहे, ये अपना सोशल इश्यूज़ पर, वीमेंस राइट पर, क्लास सिस्टम पर और सेंसरशिप पर लिखते रहे। फिर 1921 में एक पैन इंटरनेशनल ये क्लब बना, जिसके ये पहले प्रेसिडेंट बने थे ये। और ये जो क्लब था ये किसके लिए था? ये राइटर्स का था, प्ले राइट, एसेइस्ट एंड नॉवलिस्ट। इट स्टैंड्स पैन, इसका मतलब यही बनता है। तो इस तरह से ये पैन बना, जिसमें इनको जगह दी गई और इसमें ये इसके प्रेसिडेंट बने। इनके बाद में H.G. वेल्स, जिनको आप एक अच्छे एसेइस्ट के रूप में देखते हैं, उनको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली। जॉन गाल्सवर्दी और एडा नेम्सिस पियर्सन कोपर, इनका जो अफेयर था जॉन गाल्सवर्दी और एडा का, वो 1985 में स्टार्ट हुआ था। और जब इनका अफेयर स्टार्ट हुआ उस समय जो ये एडा थी ये मैरिड थी। और मैरिड भी किससे थी? मतलब इनके जो भाई थे मेजर अर्थर, उनकी वाइफ थी ये एडा। लेकिन 10 साल का एक समय रहा और वो इस वजह से भी टाइम इन्होंने लिया, क्योंकि ये चाहते थे कि हैप्पीली डिवोर्स्ड इनका हो जाए और उसके बाद में से शादी करूं, ताकि ये फैमिली की जो एक इज्जत थी ना उसको स्टेक पर नहीं लेकर आना चाहते थे। तो इस वजह से 10 साल के अंतराल इनको सक्सेस मिली और दोनों की शादी भी हुई। इसके बाद 23 सितंबर 1905 में दोनों ने शादी की और इनका कोई बच्चा नहीं हुआ था। थ्रू आउट द लाइफ टिल द डेथ इनका कोई बच्चा नहीं हुआ। और जब जॉन गाल्सवर्दी लाइफ के आखिरी पड़ाव पर थे तो इनको ब्रेन ट्यूमर हो गया और इनकी डेथ
31 जनवरी 1933 में इनके लंदन होम में इनकी डेथ हो गई। इनकी जो बॉडी थी उसको क्रीमेटेड किया गया और इनकी जो एशेस थी, ये सबसे बड़ी एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है जॉन गाल्सवर्दी को लेकर, क्योंकि क्वेश्चन आता है भाई किसके एशेस को स्कैटर्ड किया गया था कि ओवर द चाक हिल्स ऑफ साउथ डाउन्स, तो आपका आंसर होगा जॉन गाल्सवर्दी, क्योंकि ऐसा ये चाहते थे। और एक मेमोरियल इनकी याद में बनाया गया हाईगेट न्यू सीमेंट्री नॉर्थ लंदन में, और एक दूसरा मेमोरियल जो था वो स्कल्पटेड किया गया आर्टिस्ट एरिक गिल के द्वारा, और न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड जो कि इनका खुद का एल्मा मैटर था, यानी कि खुद का इनका कॉलेज था, उसमें इसको लगाया गया, स्थापित किया गया एक तरह से। और इसके अलावा किंगस्टन में एक रोड का नाम और एक हॉस्पिटल का नाम भी जॉन गाल्सवर्दी के नाम पर रखा गया। इसके अलावा जो किंगस्टन यूनिवर्सिटी है उसमें एक बिल्डिंग का नाम जॉन गाल्सवर्दी के नाम पर दिया गया। जब इनकी डेथ हो गई तो इनकी डेथ के बाद में इनके जो वर्क्स की पॉपुलैरिटी थी उसका जो ग्राफ था वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगा, लेकिन इनके वर्क में एक इंटरेस्ट रिक्रिएट हुआ जब फोरसाइट सागा को एक तरह से टेलीकास्ट किया गया बीबीसी के द्वारा। बीबीसी ने इसको अडॉप्ट किया। फिर इनके अवार्ड्स की बात करते हैं। इनको 1919 में इनको बेलेगियन पाम्स ये अवार्ड मिला। इसके बाद जून 3, 1929 में इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला किंग जॉर्ज V से। इनको नाइटहुड की भी उपाधि के लिए ऑफर किया गया लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। 1932 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर के लिए। और उस समय ये उपहार लेने के लिए मतलब बीमार थे काफ़ी, तो इस वजह से उपहार नहीं ले सके थे। और उसके बाद में 6 महीने बाद इनकी मृत्यु भी हो गई थी। कॉज ब्रेन ट्यूमर था इनकी डेथ का। इनके मेजर वर्क्स की बात करें तो स्ट्राइफ, द एल्डेस्ट सन, द फाउंडेशन, फुगेटिव, द फुल मैन, जस्टिस, द लिटिल ड्रीम, द लिटिल मैन एंड अदर सेटायर्स, द मोप, द पिजन। प्लेस की बात करें द सिल्वर बॉक्स, जॉय, स्ट्राइफ, बिट ऑफ लव, 6 शॉर्ट प्लेस, द स्किन गेम, स्ट्राइफ एंड अदर प्लेस। वर्क्स ऑफ जॉन गाल्सवर्दी ये फोरसाइट सागा, फ्रेटर्निटी, एड्रेसेस इन अमेरिका, अनदर शीफ, अवेकनिंग, बियॉन्ड द बर्निंग स्पेयर, द कंट्री हाउस, द डार्क फ्लावर, द नाइट एंड द लास्ट, 5 टेल्स, फ्लावरिंग वाइल्डरनेस, द फ्रीलैंड्स, फ्रॉम द 4 winds, in Chancery, Inn of Tranquility, The Island of Pharisees, Jocelyn, Letter from John Galsworthy, Maid in Waiting, Man of Devon, The Man of Property, Mood Songs, Doggerels। इसके अलावा सेंट्स पार्टीशन, सेंट्स प्रोग्रेस, द सिल्वर स्पून एंड पासरवाई, स्वान सॉन्ग। इसके बाद टैटरडेमेलियन, टू लेट, विला रूबिन, द वाइट मंकी एंड अ साइलेंट वोइंग। ये इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स रहे। अब इनमें से भी जो मेजर हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ। और आज और कल में विद इन 1 और 2 3 जो रेस्ट ऑफ द वर्क्स हैं इनके, उनकी मतलब जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनकी भी आपको स्टोरी मैं मेंशन कर दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छी तरह से उनको आप समझ लें। और बाकी इनका आज मैंने आपको पूरा जो नोट्स में जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो आपको समझा ही दिए हैं। इसके बाद हम मिल्टन की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि गाल्सवर्दी के जिन वर्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको वर्क्स करा ही चुका हूं, और 2-3 वर्क्स जो हैं जो इम्पोर्टेंट और हैं वो बचे हैं, वो मैं आज आपको करा दूंगा। उसके अलावा आपको लगता है कि किसी और वर्क को भी आपको लगता है कि सर ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो वो जो पढ़ना चाहते हैं वो मुझे आप व्हाट्सएप कर देना।
1898 में गैल्सवर्दी का फुल लेंथ नॉवल जॉसलिन पब्लिश हुआ जॉनसन जॉन के नाम से। 1904 में इन्होंने अपने पेन नेम को बाय बाय कर दिया और अपने खुद के नाम से लिखने लगे। फिर इनका फर्स्ट प्ले सिल्वर बॉक्स पब्लिश हुआ 1906 में, और इनका फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल द मैन ऑफ प्रॉपर्टी रहा। और गैल्सवर्दी का प्ले जस्टिस जो था वो पब्लिश हुआ 1910 में, जो कि पॉवर्टी और इन क्लास इनजस्टिस को लेकर लिखा गया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जॉन गैल्सवर्दी ने अपने नोबेल प्राइज की जो मनी थी वो एक ट्रस्ट को डोनेट कर दी। किस चीज के लिए? पेन के बेनिफिट के लिए। पेन आप जानते हैं एक क्लब था राइटर्स का जिसके प्रेसिडेंट रहे थे। इनके जो फाइनल 7 इयर्स थे जीवन के वो वेस्ट ससेक्स में बीते। इनकी मृत्यु ब्रेन ट्यूमर से हो गई थी लंदन हॉप ग्रोव लॉज में हेम्पस्टेड में। इनकी एशेस को स्कैटर्ड किया गया था, जैसे कि इनकी ये लास्ट विश भी थी। गैल्सवर्दी की एक आदत थी। आदत क्या थी? आप ये देखेंगे कि आपको जो इनके वर्क्स हैं स्पेशली नॉवेल्स, उनमें आपको कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी सी नज़र आएगी। वो सिमिलैरिटी क्या होती है? वो सीन्स में लेकर सिमिलैरिटी होती है, वो सिमिलैरिटी थोड़ी सी प्लॉट में लेकर होती है और थीम को लेकर भी होती है। तो ये इनका काम क्या था? ये अपने पुराने नॉवल को, खुद का ही लिखा हुआ नॉवल, उसको क्या कर देते थे? उसको न्यू नॉवल में चेंज कर देते थे। कैसे चेंज कर देते थे भाई? नाम बदल दिए, सीन्स बदल दिए, डायलॉग्स बदल दिया, इस तरह से ये चेंज कर देते थे। इनका ऐसे ही एक नॉवल था द आइलैंड फेरेसेस, जो कि 1904 में आया था। वो रीअपियर्ड हुआ एक प्ले के रूप में कब? द पिजन के रूप में 1912 में दोबारा ले आए उसको। मतलब अब से ये नहीं कह सकता कि कोई कॉपी क्या है, लेकिन जब आप इनको दोनों को पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज मिल जाएंगी। फिर इनका जॉसलिन फोरसाइट सागा पब्लिश हुआ 1922 में। वाइट मंकी नॉवल पब्लिश हुआ 1924 में। फोरसाइट सागा 1922 जो है वो एक सीरीज है 3 नॉवेल्स की और 2 इंटरल्यूड्स की। इसमें 3 नॉवेल्स हैं और 2 इंटरल्यूड हैं जो कि पब्लिश किए गए 1906 से 1921 के बीच में पब्लिश किए गए। और इंडियन समर ऑफ फोरसाइट कंसीडर्ड टू बी गैल्सवर्दीज मास्टरपीस पब्लिश्ड इन 1918। जो इंडियन समर्स ऑफ फोरसाइट है इनका मास्टरपीस माना जाता है। अब इन्होंने 3 ट्रिलॉजीज लिखी थी। इसमें 3 ट्रिलॉजीज की हम बात करें तो सीरीज ऑफ 3 तो इनके वर्क्स जो नॉवेल्स, और इसके अलावा इसमें 2 इंटरल्यूड्स को इसमें ऐड किया गया था। अब वो क्या था? द फोरसाइट सागा, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इंडियन समर ऑफ फोरसाइट जो इंटरल्यूड है, इन चांसरी अवेकनिंग जो इंटरल्यूड है, और टू लेट। तो इसको जब हमने तोड़ा तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका टी कैट के रूप में आप इसको याद कर लेंगे। इटी कैट, इटी कैट। एक तो होता है टी कैट, हम याद करेंगे इटी कैट, ITICAT। इस तरह से भी याद कर सकते हैं आप, ITICAT। तो इससे आपका पूरा ये ट्रिलॉजी जो है ना, इसकी जो एक शॉर्ट फॉर्म आपको दी गई है वो याद हो जाएगी। इनकी सेकंड ट्रिलॉजी की बात करें तो सेकंड ट्रिलॉजी जो कि सीक्वल टू फोरसाइट सागा है, मॉडर्न कॉमेडी है। इसमें इसको आप कैसे तोड़ेंगे? इसको आप व्हाट्सएप के से तोड़ लीजिए। किससे तोड़ लीजिए? व्हाट्सएप। इससे आसान ट्रिक क्या हो सकती है? W4 द वाइट मंकी, ठीक है ना, W4 वाइट मंकी हो गया, A4 अ साइलेंट हो गया, T4 द सिल्वर स्पून हो गया, S4 द स्वान सॉन्ग हो गया, P4 पासर बाई हो गया। थर्ड ट्रिलॉजी की बात करें तो ये क्या है? द एंड ऑफ चैप्टर है। इसको आप तोड़ेंगे। थर्ड ट्रिलॉजी के पार्ट कौन कौन से रहे? 3 वर्क्स इनके रहे, फ्लावरिंग वाइल्डरनेस, ओवर द रिवर, मेड इन वेटिंग। तो इसको आपने फॉर्म से तोड़ लिया, ठीक है ना, तो फॉर्म से तोड़ लिया। अब आपको याद रह गया टिकट, व्हाट्सएप एंड फॉर्म, टिकट, व्हाट्सएप एंड फॉर्म। इस तरह से आपको इनकी जो ट्रिलॉजी है ना वो तैयार हो जाएगी। और इनकी जो ट्रिलॉजी थी वो पब्लिश की हुई कलेक्टिव टाइटल फोरसाइट क्रॉनिकल्स के रूप में 1994 में। सुलेखा डाउसन ने एक सीक्वल लिखा द फोरसाइट कॉल्ड द फोरसाइट द सागा कंटिन्यूज के नाम से। इसके बाद हम बात करते हैं गैल्सवर्दी के प्लेस की जो थीम्स रहीं।
वो क्या क्या रहीं? सोशल इनजस्टिस इन सोसाइटी। सोशल इनजस्टिस इन सोसाइटी ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये सिल्वर बॉक्स जो कि इनकी कॉमेडी इन 3 एक्ट्स है उसमें देखने को मिलता है, जस्टिस में देखने को मिलता है जिसका प्रोटोगोनिस्ट विलियम फोल्डर है। इसके बाद एस्केप में हमें यही देखने को मिलती है, सोशल इनजस्टिस की थीम देखने को मिलती है, और द फॉरेस्ट में भी यही थीम देखने को मिलती है, और द शो में भी यही थीम देखने को मिलती है। अब द थीम ऑफ फैमिली रिलेशंस की अगर जो हम बात करें, भाई फैमिली रिलेशंस की थीम हमें कहाँ देखने को मिलती है इनकी, तो वो देखने को मिलती है जॉय में, ठीक है ना, जॉय में। इसके बाद द फुगेटिव में और फैमिली मैन में। इसको फैमिली रिलेशन को आप कैसे याद करेंगे? जटा के नाम से याद कर लेना। तो J फॉर जॉय, T फॉर द फुगेटिव और A फॉर अ फैमिली मैन। तो यहां पर आपको थीम ऑफ फैमिली रिलेशंस आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद थीम ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ द आउटकास्ट, ये आप PW से याद कर लेना। PW, P फॉर पिजन एंड W फॉर विंडो। तो उस तरह से याद कर लेना, प्रॉब्लम ऑफ आउटकास्ट यहां पर देखने को मिलती है। फिर ट्रेजेडी ऑफ आइडियलिज्म की थीम हमें कहाँ देखने को मिलती है? MB से याद करना है, मॉब और बिट ऑफ लव में देखने को मिलती है। थीम ऑफ कास्ट फीलिंग्स कहाँ देखने को मिलती है? लॉयल्टीज में, स्ट्राइफ में, स्किन गेम में। ये हमें ये थीम हमें देखने को मिलती है। और इसके बाद हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की, कुछ व्यूज़ की, भाई ये किसने कहा है, किसके बारे में कहा है, या फिर किस वर्क का पार्ट है। ही इज़ बट अ पुअर फिलोसोफर हु होल्ड्स अ व्यू सो नैरो एज टू एक्सक्लूड फॉर्म्स नॉट टू पर्सनल टेस्ट। इट इज़ अबाउट गाल्सवर्दी। आर्ट इज़ ग्रेट एंड यूनिवर्स refreshment, for art is never dogmatic, holds no brief for itself, you may take it, you may leave it, said by Galsworthy. Love could never come to full fruition till it was destroyed, ये भी गाल्सवर्दी के फ्रेटर्निटी में आती है। Justice is a machine, life is one long temptation, ये जॉन गाल्सवर्दी के जस्टिस में जेम्स की लाइन है। We all each other thoughts from the best of motives, ये भी जस्टिस का पार्ट है। वेटिंग एंड वेटिंग दैट अ वुमन हैज़ टू डू, ये गाल्सवर्दी के स्ट्राइफ से आती है। वॉर इज़ वॉर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, और वेरी इंपॉर्टेंट कॉट है, तो स्ट्राइफ से है। मास्टर्स आर मास्टर्स, मैन आर मैन, ऑल्सो फ्रॉम स्ट्राइफ। इसके बाद जॉन गाल्सवर्दी ने अपना जो करियर जो स्टार्ट किया था वो एज ए नॉवलिस्ट था। जॉन गाल्सवर्दी 20th सेंचुरी को बिलोंग करते हैं। इनकी जो ट्रेजेडीज़ हैं वो सोशल ट्रेजेडीज़ कहलाती हैं। इनका जो इंडियन समर्स ऑफ अ फोरसाइट है वो इनका मास्टरपीस कहलाता है। इनके जो सेवरल नॉवेल्स हैं वो सूडोनिम जॉनसन जॉन के नाम से लिखे गए थे। इनको नाइटहुड की उपाधि ऑफर की गई थी लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। सिल्वर बॉक्स जो है इनका फर्स्ट प्ले आता है। गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ भी मिला। और डार्क फ्लावर जो है वो इनका लव नॉवल है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। डार्क फ्लावर जॉन गाल्सवर्दी का कैसा नॉवल है? लव नॉवल है। जो लोअर क्लास थी वो जॉन गाल्सवर्दी के फ्रेटर्निटी में इसको रिप्रेजेंट किया गया है, और ये क्लास ट्रेडिशंस अपॉन सोसाइटी के इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं इनके नॉवेल्स जो हैं। जॉसलिन इनका एक नॉवल है। इसके अलावा द कंट्री हाउस जो है वो अपर क्लास को रिप्रेजेंट करता है। फोरसाइट जो है इनका मास्टरपीस माना जाता है। गाल्सवर्दी का लॉयल्टीज़ जो है ये फाइनेस्ट माना जाता है। गाल्सवर्दी के लेट ड्रामाज में जो इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासेस है वो डिपिक्ट किया गया है लॉयल्टीज़ में। गाल्सवर्दी जो है एक रियलिस्ट हैं, दोनों तरह से माइन्यूट और डेलिकेट दोनों रूप में हैं। लिटिल मैन रिटन बाय गाल्सवर्दी एक 1 एक्ट प्ले है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिटिल मैन जो जॉन गाल्सवर्दी ने लिखा है कैसा प्ले है? योर आंसर विल बी 1 एक्ट प्ले। कैसा प्ले है ये? 1 एक्ट प्ले है। इफ़ यू डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर यू कैन नॉट हैव वन, ये जॉन गाल्सवर्दी के स्वान सॉन्ग है। म्यूट सीन एंड ट्रायल सीन ये कहाँ आते हैं? जस्टिस में आते हैं। लॉ इज वॉट इट इज मैजिस्टिस एडिफाइज शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, ये जस्टिस में है।
द लिटिल ऑफ द प्ले जस्टिस इज आयरॉनिकल। लिटिल नहीं है दोस्तों, इसको सही कर लेना, टाइटल है, जो टाइटल है जस्टिस प्ले का ये आयरॉनिकल है। कैसा है ये? आयरॉनिकल है। जस्टिस इंग्लिश लीगल सिस्टम की प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करता है। गाल्सवर्दी का जो प्ले स्ट्राइफ है वो सब्जेक्ट ऑफ लेबर डिस्प्यूट्स को लेकर है। गाल्सवर्दी का प्ले सिल्वर बॉक्स जो है वो इनइक्वलिटी ऑफ जस्टिस को लेकर है। हैरोल्ड क्लीवर जो है वो एक गवर्नमेंट काउंसिल है गाल्सवर्दी के जस्टिस में। मॉडर्न कॉमेडी जॉन गाल्सवर्दी का सीक्वल है किसके? फोरसाइट सागा का। और इसके अलावा गाल्सवर्दी was elected as the first president of the Pan International Literary Club in 1921. फोरसाइट वुमेन जो है ये एक फिल्म एडेप्शन है जॉन गाल्सवर्दी के फोरसाइट सागा का। 1988 में एक फिल्म आई समर स्टोरी, ये किस पर बेस्ड थी? ये जॉन गाल्सवर्दी के एप्पल ट्री पर बेस्ड थी। इंडियन ऑथर मुंशी प्रेमचंद translated John Galsworthy's 3-act play Justice in Hindi as न्याय in 1930। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन ऑथर रहे जिनका नाम था मुंशी प्रेमचंद। उन्होंने मुंशी प्रेमचंद ने क्या किया था? जॉन गाल्सवर्दी के 3-act प्ले जस्टिस को हिंदी में ट्रांसलेट किया था न्याय के रूप में। जॉन बार्थविक एक लिबरल एमपी, ये कैरेक्टर किस में आता है? सिल्वर बॉक्स में आता है। सिल्वर बॉक्स रेफर करता है किस चीज के लिए रिप्रेजेंट किया गया है? सिगरेट बॉक्स के लिए किया गया है। जॉन गाल्सवर्दी अपने प्ले लॉयल्टीज को इन वर्ड्स में जो है वो बताते हैं। द ओनली प्ले ऑफ माइन विच आई वॉज एबल टू से व्हेन आई फिनिश्ड इट, नो मैनेजर विल रिफ्यूज इट। ये मेरा एकमात्र ऐसा प्ले मुझे लगा कि जिसको मैंने जब लिखा तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मैनेजर इसको रिफ्यूज नहीं करेगा। जॉन गाल्सवर्दी की डेथ ब्रेन ट्यूमर से हो गई थी ग्रॉव लॉज हेम्पस्टेड में 1933 में। गाल्सवर्दी को क्रिमेटेड किया गया था और उनकी जो एशेस थी उनको स्कैटर्ड किया गया था। लेट मी ट्राई टू क्यूलिमिनेट एनी ब्यास एंड सी द होल थिंग शुड एन एम्पायर ऑन ऑफ दोज प्योर थिंग्स इन वाइट कोट्स पर्क्स्ड ऑफ ऑल द प्रेजुडाइसेस। ये गाल्सवर्दी ने कहा। तो दोस्तों ये थे मेजर पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जॉन गाल्सवर्दी को लेकर जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सच्ची लगन से पढ़ोगे तो आप अपना सपना ज़रूर हासिल करोगे। तो बस आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।